नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं नागौर जिले का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि नागौर जिले का जो पार्ट नंबर 1 है जिला दर्शन के अंतर्गत जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको सब कुछ और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और उम्मीद तो मैं इतनी भी करता हूँ कि आपने उस पूरी क्लास का नोट्स जरूर बना लिया होगा। तो पुनः एक बार अपन नागौर जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने अपडेट कर रहा हूं। जैसा कि मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं कि हमारे राजस्थान के जो 33 जिले हैं संभाग वाइज पढ़ते जाएंगे। हमने जिला दर्शन के अंतर्गत पहले संभाग स्टार्ट किया है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग का अजमेर जिला मैंने आपको संपूर्ण पढ़ा दिया है। अजमेर संभाग का एक क्लास वीडियो है जो मैं आपको कुछ समय बाद में अपडेट करूंगा। इसी प्रकार आज हम जो अध्ययन करेंगे नागौर जिला दर्शन का अध्ययन करेंगे और उसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे नागौर जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी आरएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी पटवार की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे नागौर जिले का पार्ट नंबर 2, और नागौर जिले के पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत नागौर जिला दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, और इसका अपन पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। और आज अपन इसमें पढ़ेंगे नागौर जिले के प्रमुख मेले। नागौर जिले के प्रमुख मेले, नागौर जिले के प्रमुख मेले। बिल्कुल साथियों, अगर आपको भी याद है कि नागौर जिले में कौन कौन से मेले भरते हैं तो आप उनके बारे में जरूर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, नागौर जिले के प्रमुख जो मेले अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला प्रमुख आ रहा है, प्रमुख जो मेला है वो है तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी का पशु मेला। चलिए साथियों, अपन इसके बारे में बात करते हैं कि तेजाजी का पशु मेला। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा पर्वतसर में। बिल्कुल, तेजाजी का जो ये पशु मेला है ये पर्वतसर में लगता है। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। बिल्कुल, या इस मेले की क्या खासियत है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिल्कुल, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपको क्या राइट करना होगा? तेजाजी का जो पशु मेला है कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है, इस मेले की क्या विशेषता है? ये एक ऐसा मेला है जिसमें पशु से संबंधित जो विक्रय है सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यानी पशुओं से संबंधित औजार सामग्री है, पशुओं से संबंधित जितने भी क्रय और विक्रय के यहाँ सामान बेचे जाते हैं वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिक्री होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। और कब लगता है? तो ये लगता है भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है। ये मेला कब लगता है? भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है। सभी आप नोट कर लीजिएगा, भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है, पर्वतसर के अंदर लगता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं तेजाजी का जन्म। तेजाजी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। अगर मैं इसमें 57 ऐड कर दूं तो मेरे पास विक्रम संवत आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? विक्रम संवत। और अगर विक्रम संवत का पूछ ले तो इसका जवाब क्या है? 57 जोड़ेंगे। देखो, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 7 और 5 12 और 1 हो गया अपने पास में 13 का 3, हासिल लगेगा 1। तो इसको अपन बोल सकते हैं 1130 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 1130 ईस्वी हम कहेंगे। और अगर अपन नॉर्मल संवत के जन्म की बात करेंगे तो तेजाजी का जो जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा तेजाजी के पिताजी का नाम यानी इनके पिताजी कौन थे? तो तेजाजी के जो पिताजी का नाम था वो था ताहाड़ जी। क्या नाम था? ताहाड़ जी। और तेजाजी की माता का नाम क्या था? तो तेजाजी की माता का नाम था
राजकुंवर। ठीक है, कहीं पर राजकुंवर भी नजर आता है और कहीं पर राजकुंवरी भी नजर आता है, तो आप तो ध्यान रखना राजकुंवर है, या मैंने दूसरा लिख दिया राम कुंवर। तो राम कुंवरी भी बोल सकते हैं और राजकुंवरी भी बोल सकते हैं, ये इसके दो नाम है, दोनों नाम एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार जन्म का भी 1073 ईस्वी मिल सकता है और 1074 ईस्वी मिल सकता है। ठीक है, तेजाजी के पिता का नाम तहाड़ जी, तेजाजी की माता का नाम राजकुंवरी जी था या रामकुंवरी। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे कहाँ की थी? पनेर की थी। कहाँ की थी? पनेर। तो आप ध्यान रखना पेमल दे जो थी वो पनेर गांव की थी। कौन से गांव की थी? पनेर गांव। ये पनेर गांव कहाँ आता है? ये पनेर जो गांव आता है ये हमारे अजमेर के रूपनगढ़ से जस्ट आगे की तरफ है पनेर गांव। श्रीमान रामचंद्र जी की ये पुत्री थी, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए तेजाजी का जन्म के बारे में आ गया, तेजाजी के पिताजी के बारे में आ गया, तेजाजी की माताजी का नाम पता चल गया, तेजाजी की पत्नी का नाम। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो तेजाजी की घोड़ी का नाम, तेजाजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलण। घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी का नाम था लीलण। लीलण या सिणगारी, ये भी नाम कहीं कहीं जगह मिलता है, मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलण सिणगारी, तो लीलण सिणगारी, तो लीलण भी मिल सकता है और सिणगारी भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको सबको? चलिए अब बात करते हैं तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ। तो तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खड़नाल में। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल में हुआ था, यानी जन्म स्थान अगर पूछ ले तेजाजी का तो खड़नाल में हुआ था। ये खड़नाल कहाँ पर आता है? ये खड़नाल आता है भैया नागौर जिला में, यानी नागौर जिला में खड़नाल गांव के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में? तो नागौर जिले के खड़नाल गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो, तेजाजी के दादाजी का नाम क्या था? अगर ये प्रश्न पूछ ले तो तेजाजी के दादाजी का जो नाम था वो था बक्सा जी। क्या नाम था? बक्सा राम जी, और कहीं जगह आपको बक्सा जी नजर आता है, तो आप ध्यान रखना दोनों में से एक नाम होगा। तेजाजी के दादाजी का नाम था बक्सा राम जी या बक्सा जी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ खड़नाल की स्थापना कैसे होती है, कैसे खड़नाल में तेजाजी का जो वंशज था उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र को कैसे बनाया था, बसाया था, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों क्या होता, तेजाजी की जो गोत्र है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है तेजाजी की गोत्र क्या है। तो तेजाजी की जो गोत्र है वो है धोलिया। इनकी गोत्र क्या है? धोलिया। धोलिया तेजाजी की गोत्र है। ठीक है, अब दोस्तों तेजाजी को किस नाम से जाना जाता है, कई बार प्रश्न आता है। तो तेजाजी के उपनाम कौन कौन से? तेजाजी के उपनाम, यानी इनको किस किस नाम से जाना जाता है, वो प्रश्न भी आ जाए तो आपको जवाब देखो। एक तो तेजाजी को गायों का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायों का रक्षक। तो यहाँ पे मैंने लिखा गायों का रक्षक। तेजाजी भगवान को गायों का रक्षक कहा जाता है। गायों का रक्षक इसका मतलब वे व्यक्ति जो गायों की रक्षा करने के दौरान अपने बलिदान दे चुका हो उसे गायों का रक्षक कहा जाता है। तो तेजाजी ने के साथ भी यही घटना हुई थी। तेजाजी जब लाछा गुजरी की गाय लेने जाते हैं तो काफ़ी युद्ध और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भगवान तेजाजी को गायों का रक्षक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सांपों का देवता भगवान गोगा जी को भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है और तेजाजी भगवान को भी सांपों का देवता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान मतलब जिस व्यक्ति को सर्प दंश होता है, यानी सांप जिस व्यक्ति को काटता है, अगर वो तेजाजी की ताती बांध लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है ऊँटों का रक्षक कौन है? तो ऊँटों का जो रक्षक है वो पापू जी महाराज को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो तेजाजी को उपनाम हो गए गायों का रक्षक, इनको सांपों का देवता कहा जाता है। तेजाजी की पत्नी का नाम पता चल गया आपको। अब देखिए तेजाजी के भाई बहन कितने थे, इनका अगर प्रश्न आता है तो तेजाजी के भाई बहन, तेजाजी के भाई बहन कितने थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेजाजी के 6 भाई थे। उनका नाम है रूप सिंह, रण सिंह, गुण सिंह, महेश, नग और तेजा। तो तेजाजी के 6 भाई थे, उसमें से 5 भाई कौन कौन से थे? एक तो था रूप सिंह। क्या नाम था? तेजाजी के एक भाई का नाम था रूप सिंह, दूसरे भाई का नाम था रण सिंह। क्या नाम था?
रण सिंह। एक भाई का नाम था रूप सिंह, दूसरे भाई का नाम था रण सिंह, तीसरे भाई का नाम था गुण सिंह, चौथे भाई का नाम था महेश, पांचवे का नाम था नग, और खुद एक तेजाजी यानी छठे का नाम था तेजाजी, जो तेजाजी स्वयं थे। तेजाजी के दो बहन थी, यानी बहन पूछ ले तो दो बहन थी, उसमें से एक बहन थी राजल और दूसरी जो बहन थी वो कई जगह बोंगरी मिलता है, कई जगह मोंगरी मिलता है, तो आप ध्यान रखना। इसमें से राजल का विवाह हो चुका था, जबकि बोंगरी जो बहन थी वो कवारी थी। ठीक है, आगे समझ में, कई जगह मोंगरी भी मिल जाता है, कई जगह बोंगरी भी मिल जाता है, तो आप ध्यान रखना। ये मैंने दोनों नाम लिख दिए, आगे समझ में क्लियर हो गया। तो देखिए तेजाजी का जन्म कब होता है, 1073 ईस्वी में होता है। अगर 1073 में 57 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास आता विक्रम संवत 1130 में। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था, खड़नाल में हुआ था, नागौर जिले के अंदर आता है ये। ठीक है, तेजाजी का दादाजी का नाम क्या था, बक्सा राम जी या बक्सा जी तेजाजी के दादाजी का नाम था। तेजाजी किस गोत्र के थे, तेजाजी धोलिया गोत्र के थे। ठीक है, तेजाजी के पिता का नाम क्या था, तो तेजाजी के पिता का नाम था क्या, तहाड़ जी। क्या नाम था, तहाड़ जी। तेजाजी की माता का नाम क्या था, तो तेजाजी की माता का नाम था राजकुंवर। क्या नाम था, राजकुंवर या राम कुंवरी भी नजर आता कई बार। ठीक है, ध्यान रखना। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। किसकी पुत्री थी, श्रीमान रामचंद्र की पुत्री थी। ठीक, शासक थे रामचंद्र, उनकी पुत्री थी। अब बात करते तेजाजी की घोड़ी क्या थी, तेजाजी की घोड़ी का जो नाम था लीलन था, और या उसको सिणगारी भी कहते हैं। लीलन सिणगारी आपने नाम सुना होगा। तेजाजी के उपनाम क्या थे, इनको गायों का रक्षक कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है। तेजाजी के कितने भाई थे, तेजाजी स्वयं और इसके अलावा 5 भाई थे। तेजाजी के 2 बहनें थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो सर्वत्र रूप से पूजनीय है, तो सर्वत्र रूप से पूजनीय यानी सभी जगह पूजनीय है, वो है तेजाजी महाराज। कौन से, तेजाजी महाराज। तो प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो सर्वत्र रूप से पूजनीय है, तो आपको क्या राइट करना होगा, आपको तेजाजी महाराज को राइट करना होगा। यानी तेजाजी महाराज वो लोक देवता है राजस्थान में जो सर्वत्र पूरे राजस्थान में पूजे जाते। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो एक जिले के प्रसिद्ध या जिले के रूप में पूजे जाते हैं, पूरे जिले में पूजे जाते हैं, वो है तेजाजी महाराज। बिल्कुल, तेजाजी कौन से जिले के प्रमुख लोक देवता है, क्वेश्चन आता है तेजाजी कौन से जिले के प्रमुख लोक देवता है, तो आपको ध्यान रखना होगा अजमेर जिले के। कौन से जिले के प्रमुख लोक देवता है तेजाजी, अजमेर जिले के। आप ध्यान रखना, आपको नागौर राइट नहीं करना होगा। तेजाजी जो प्रमुख लोक देवता है वो है अजमेर जिले के। अजमेर जिले के हर गांव के अंदर तेजाजी का थान मिल जाएगा। ठीक है, तेजाजी का जो थान होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है अक्सर तो, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे भी हो सकता है। तो तेजाजी का थान जो होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। हर गांव में इनके थान मिल जाएंगे। ठीक है, और पूरे गांव में हर जगह पूजा जाता है। तेजाजी का मेला कब लगता है, तो तेजाजी का जो मेला बढ़ता है वो भादवारी दस्से को बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को बढ़ता है। तेजाजी का जन्म कब हुआ, तेजाजी का जो जन्म हुआ था माघ शुक्ल पक्ष 14 को हुआ था। माह के महीने में शुक्ल पक्ष 14 को तेजाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। यहाँ तक आगे सभी को क्लियर हो गया। एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं इससे संबंधित अगले जो भगवान तेजाजी से संबंधित है वो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, सबके क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा खड़नाल, कौन सा स्थल ध्यान रखना पड़ेगा, एक याद रखना पड़ेगा खड़नाल। तो खड़नाल कहाँ पर है, खड़नाल आता है नागौर जिले में। ठीक है, और दूसरा स्थल आपको याद रखना होगा पर्वतसर। ये पर्वतसर कहाँ आता है, पर्वतसर आता है नागौर में। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लिखा मैंने खड़नाल और दूसरा लिख दिया मैंने पर्वतसर। देखिए भाई खड़नाल क्या है, खड़नाल में नागौर के अंदर आता है, यहाँ तेजाजी का जन्म होता है। तो पर्वतसर, देखिए क्वेश्चन जो बनता है वो बता रहा मैं, है स्थल एक ही, खड़नाल पर्वतसर में आता खड़नाल, लेकिन तेजाजी का पर्वतसर से क्या क्वेश्चन बनता है, पर्वतसर से ये बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में। और कब बढ़ता है, वो बढ़ता है भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को।
भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को ये मेला बढ़ता है परबतसर नागौर में। अब दोस्तों और स्थल क्या याद रखना, और स्थल आपको याद रखना होगा पनेर। क्या याद रखना होगा? पनेर। अब पनेर क्या है? पनेर तेजाजी का ससुराल था। पनेर तेजाजी क्या था? तेजाजी का ससुराल था पनेर, और यानी तेजाजी का ससुराल था पनेर। अब ये कहाँ आता है? ये आता है अजमेर जिले, अजमेर जिले की रूपनगढ़, अजमेर जिले की रूपनगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है पनेर गांव। ठीक है। अब यानी यहाँ तेजाजी का ससुराल था, तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ से पनेर से हो जाएगा पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। चलो दूसरा स्थल, यानी पहला स्थल ये याद हो गया, दूसरा आपको याद रखना होगा पनेर। तीसरा जो स्थल आपको याद रखना होगा वो आपको याद रखना होगा सेंदरिया। सेंदरिया, ये स्थल आपको याद रखना होगा सेंदरिया। ठीक है। अब सेंदरिया क्या है, इसके बारे में क्या है? सेंदरिया वो स्थल है जहां पर तेजाजी को सर्प ने काटा था, जहां पर तेजाजी को सर्प ने काटा था। सेंदरिया वो स्थल है, यानी सेंदरिया कहाँ आता है? ये भी अजमेर जिले में आता है, अजमेर जिले में आता है, और अजमेर जिले के अंदर ब्यावर के अंतर्गत आता है, यानी अजमेर जिले के ब्यावर के अंतर्गत आता है सेंदरिया, जहां पर तेजाजी को सर्प ने काटा था, यानी सर्प ने तेजाजी को काटा था। सर्पदंश जहां पर तेजाजी का हुआ था वो था सेंदरिया। एक और स्थल आपको याद रखना है, वो याद रखना है सुरसुरा। सुरसुरा ये कहां पर है? ये आता है अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत। बिल्कुल, अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत ये सुरसुरा गांव आता है, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी, यानी यहाँ तेजाजी का भी एक भव्य मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि पहले तेजाजी की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर थी सुरसुरा के अंदर। ठीक है। बाद में राजा अजित सिंह इस मूर्ति को यहाँ से उठाकर ले जाकर कहाँ ले गए थे? परबतसर में ले गए थे। इसलिए परबतसर में वहाँ से 1730 के बाद परबतसर में सालाना मतलब ये पशु मेला का आयोजन होने लग गया था। तो पहले यहाँ पर तेजाजी की मूर्ति थी, उसको राजा अजित सिंह अपने शासनकाल में वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ गए थे परबतसर। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो ये प्रमुख स्थल है जो तेजाजी को आपको ये स्थल है जो आपको याद रखने होंगे। तो आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ वापस आपको। देखिए, एक स्थल है खड़नाल। खड़नाल वही स्थल है जहाँ तेजाजी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। परबतसर वह स्थल है जहाँ पर भगवान तेजाजी का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, और ये जो पशु मेला बढ़ता है ये बढ़ता है नागौर के परबतसर में, और परबतसर में बढ़ता है, कब बढ़ता है? ये बढ़ता है भाई भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को बढ़ता है, यानी भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। अब पनेर क्या है? पनेर में तेजाजी का ससुराल है, यानी अजमेर जिले की रूपनगढ़ तहसील के अंतर्गत आता पनेर गांव, जहां भगवान तेजाजी का ससुराल है। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। अब सेंदरिया क्या है? सेंदरिया वह स्थल है जहाँ पर तेजाजी को सांप ने काटा था, यानी सर्पदंश जहाँ पर हुआ था वो स्थल है सेंदरिया। कहाँ पर आता है? ब्यावर के अंतर्गत आता है। ठीक है। सुरसुरा कहाँ है? सुरसुरा भी अजमेर जिले में आता है, जो किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत है, जहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अब तेजाजी कौन से जिले के प्रमुख लोग देता है? कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको क्या राइट करना? राजस्थान के कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले के प्रमुख नेता, प्रमुख देवता तेजाजी महाराज है। ये अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान के कौन से जिले के प्रमुख देवता तेजाजी महाराज है, तो आपको यहाँ राइट करना होगा अजमेर जिले के। यानी तेजाजी महाराज वैसे तो पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं, यानी सर्वत्र पूजे जाने वाले एकमात्र लोग देवता है, लेकिन अजमेर जिले के अंदर हर गांव में तेजाजी महाराज को अच्छी तरह से पूजा जाता है और आज भी पूजा की जाती है। ठीक है। तो राजस्थान के कौन से जिले के प्रमुख देवता महाराज हैं तेजाजी महाराज, तो वो आपको अजमेर को ही राइट करना होगा। आगे समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो एक बार इसके। फिर इससे संबंधित और कुछ है तेजाजी के बारे में जानकारी जो मैं आपको बिल्कुल क्लास के अंतर्गत दे रहा हूँ।
हो गया क्लियर। इसके अलावा एक और स्थल आपको ध्यान रखना होगा, वो स्थल है भावता। भावता कहाँ आता है? भावता आता है अजमेर जिले के अंदर। कहाँ आता है? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले के भावता गांव में जो तेजाजी महाराज का ये एक मंदिर है, जहाँ पर वही दसवें को मेला बढ़ता है, दशमी को माँ भादवारी शुक्ल पक्ष से दशमी को यहाँ मेला बढ़ता है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति को सांप काटा जाता है वहाँ गौमूत्र से इलाज किया जाता है, वहाँ गौमूत्र से इलाज किया। तो प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज किया जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा अजमेर जिले के भावता गाँव को। किसको राइट करना होगा? अजमेर जिले के भावता गाँव को, क्योंकि अजमेर जिले के भावता गाँव के अंदर जो तेजाजी का थान है, वहाँ पर जिस भी व्यक्ति को सांप काट जाता है उसको गौमूत्र से उसका इलाज किया जाता है, और बिल्कुल अच्छी तरह से निःशुल्क इलाज किया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। ये तेजाजी भगवान की यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, तो आप एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हाँ उतार लिया। अब देखिए दोस्तों, और कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से? वो प्रश्न ये है कि तेजाजी महाराज पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो तेजाजी महाराज की यानी तस्वीर पर डाक टिकट जारी किया गया था, वो जारी किया गया था 2011 में। कब जारी किया गया था? 2011 में। आगे समझ में हो गया क्लियर? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो आगे आगे क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति के आराध्य देवता तेजाजी महाराज है? बिल्कुल, किस जनजाति के आराध्य देवता तेजाजी महाराज है? तो हमें यहाँ राइट करना होगा सहरिया जनजाति के। सहरिया जनजाति के, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके प्रमुख आराध्य देवता है कौन? तेजाजी महाराज। यानी सीताबाड़ी के अंतर सीताबाड़ी में तेजाजी का मेला बढ़ता है। सीताबाड़ी में भी तेजाजी का मेला बढ़ता है, ये आप ध्यान रखना। सहरिया जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता है तेजाजी महाराज। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है वो ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लाछा गुजरी की छतरी अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा राजस्थान में लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? राजस्थान में लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? तो राजस्थान में लाछा गुजरी की जो छतरी है वो नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर में। आप ध्यान रखना, राजस्थान में लाछा गुजरी छतरी कहाँ पर है? नागौर में। अब इसके बारे में क्या जनश्रुति के अनुसार क्या कहानी बनती है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए क्या होता है कि जब तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा में हो गई थी, उसके बाद तेजाजी महाराज को ले जाया गया था खड़नाल में, जहां उनको जलाया गया था। तो इनकी पति पेमल दे, इनकी जो पत्नी थी पेमल दे, वो इनके साथ सत्य हुई थी। तो जब पेमल दे इनके साथ सत्य हुई थी तो लाछा गुजरी भी पेमल दे के साथ खड़नाल आ गई थी, और फिर वो वहीं पर रहने लगी, यानी तेजाजी के घर वालों के साथ वो वहीं पर रहने लग गई। और अंत में उनका जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जो छतरी का निर्माण किया गया था वो नागौर में किया गया था। तो राजस्थान में लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? नागौर में। ये प्रश्न आता कई बार आता, आप ध्यान रखना इसका। राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पर है? ये प्रश्न कई बार बनता है कि राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पर है? तो आपको राइट करना होगा कहाँ पर? खड़नाल, पर्वतसर, नागौर को। बिल्कुल, राजस्थान में सबसे बड़ा पूजा स्थल है खड़नाल, पर्वतसर, नागौर के अंतर्गत। क्लियर हो गया? राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है?
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार घुमाव लेता है। राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पर है? तो आपको खड़नाल, प्रबसन, नागौर को राइट करना होगा। और प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? तो आपको राइट करना पड़ेगा ब्यावर। कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर के अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक स्थित है। हो गए क्लियर? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। और क्वेश्चन कौन सा आता है? और क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में किस देवता को कृषि का उपकारक देवता कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा तेजाजी। क्या होगा? तेजाजी। आगे समझ में? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तेजाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है तो आपका छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ जरूर कर दीजिएगा। ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये पूरा कहानियों पर आधारित टॉपिक था। जो कहानियाँ मैंने किताबों के जरिए पढ़ी थी और कुछ कहानियाँ मैंने सुनी भी थी, तो वही कहानी मैंने आपको बताई है। अगर प्रमुख पर्यटक स्थल में दूसरा जो मेला लगता है राजस्थान में, बिल्कुल दूसरा जो मेला आता है वो आता है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला, बिल्कुल बलदेव पशु मेला, बिल्कुल। अब बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, इसके बारे में अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपका कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? ये मेड़ता नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? ये मेड़ता नागौर में लगता है। मेड़ता नागौर में लगता है। प्रश्न आता है कि बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बलदेव जो पशु मेला का आयोजन होता है ये मेड़ता नागौर में होता है। कब होता है? ये होता है भैया चैत्र माह की एकम से पूर्णिमा तक ये मेला आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, चैत्र माह की एकम से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न आता है कि बलदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बलदेव पशु मेले का जो आयोजन है वो मेड़ता नागौर में किया जाता है। और ये कब किया जाता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष, याद रखना, चांदनी रात को चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे मेले की। चलिए अब बात करते हैं अपन नागौर जिले के अंदर लगने वाला तीसरा मेला। बिल्कुल, तीसरा जो मेला आ रहा है वो आ रहा है रामदेव पशु मेला। रामदेव का पशु मेला, बिल्कुल। अब प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव का पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मानासर नागौर में। कहाँ पर होता है? मानासर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। मानासर नागौर में इसका आयोजन होता है। बिल्कुल, प्रश्न आता है कि रामदेव का पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो हमें राइट करना पड़ेगा मानासर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। अब कब लगता है ये मेला? तो ये मेला लगता है माघ माह की शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ ले कि रामदेव का पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो याद रखना पड़ेगा मानासर नागौर में इसका आयोजन होता है। कब होता है? माघ माह की शुक्ल पक्ष एकम से लेकर पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। लिख लिया सबने? लिख लिया? चलिए बात करते हैं चौथे मेले की। बिल्कुल, अब नागौर के अंदर आयोजन किया जाने वाला चौथे मेले की अपन बात करते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे मेले की। चौथा जो मेला है वो है हरिराम बाबा का मेला। हरिराम
बाबा का मेला। चलिए बात करते हैं कि हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर पड़ता है। अगर आप में से जिन साथियों को इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? हरिराम बाबा का जो मेला लगता है वो नागौर के जोरड़ा गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? जोरड़ा गांव, नागौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? जोरड़ा गांव नागौर के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए भैया, ये मेला क्यों फेमस है? ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सर्पदंश हो जाता है, यानी सांप अगर काट जाता है, तो जो भी व्यक्ति सांप जिसको काट जाता है वो अगर इस यहाँ पर आता है तो उसका जो सांप काटने का जो जहर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जोरड़ा गांव नागौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। और यहाँ पर जो बाबा का जो ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर यहाँ पर सांप की बम्बी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बम्बी। यहाँ पर किसी प्रकार कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर बम्बी बनी हुई है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। बिल्कुल, तो आप लिख सकते हैं ये मेला सर्पदंश के इलाज के लिए फेमस है, इलाज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, बम्बी की पूजा की जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर। चलिए बात करते हैं। प्रश्न आता है हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है? जोरड़ा गांव नागौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं पांचवें मेले की। कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट, साथ के साथ कॉपी कर ले, काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। चलिए पांचवें मेले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिला दर्शन के अंतर्गत हम नागौर जिला आपको पढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए पांचवें मेले की बात करते हैं। वीर कल्लाद जी का मेला। बिल्कुल पांचवें मेले की बात करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर कल्लाद जी का मेला, वीर कल्लाद जी का मेला। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बनता है भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही जवाब देखें। वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? वीर कल्लाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सामणिया गांव में। कहाँ पर हुआ था? सामणिया गांव में। ये कहाँ पर आता है? ये आता है भैया मेड़ता नागौर में। कहाँ आता है? मेड़ता नागौर में। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्रश्न आपसे एक अगर यही पूछ ले कि वीर कल्लाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ तो आप क्या राइट करोगे? सामणिया गांव में हुआ था, मेड़ता नागौर में। चलो अगर आपसे पूछ ले कि वीर कल्लाद जी को किसका अवतार माना जाता है तो क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे बताओ जल्दी से बता दीजिएगा। वीर कल्लाद जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है। शेष नाग का अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से किन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है। यहाँ प्रश्न ये भी आ जाता है कि वीर कल्लाद जी को किसका अवतार माना जाता है। ऑप्शन देता है बलराम का अवतार, दूसरा आता है कृष्ण का अवतार, तीसरा आता है शेषनाग का अवतार,
चौथा आता है विष्णु का अवतार। तो आपको राइट करना पड़ेगा शेषनाग का अवतार। ठीक है, लिखते चले साथ के साथ। हम बात कर रहे हैं नागौर जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल में, और पर्यटक स्थल में हम पहले आपको पढ़ा रहे हैं नागौर जिले के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वीर कल्लाह जी का मेला। बिल्कुल, वीर कल्लाह जी का जन्म कहां पर हुआ था? वीर कल्लाह जी का जो जन्म हुआ था नागौर के मेड़ता के सामणिया गांव में हुआ था। वीर कल्लाह जी को किसका अवतार माना जाता था? वीर कल्लाह जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। चलिए भैया, और इसको किस नाम से जाना जाता है? और इसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सभी बता दीजिए, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? वीर कल्लाह जी को किस नाम से जाना जाता है? वीर कल्लाह जी को चार हाथ वे दो सिर वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। देवता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बता दीजिएगा जानकारी कैसे लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखना सुनना, वीर कल्लाह जी को चार हाथ वे दो सिर वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कल्लाह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि वीर कल्लाह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से कि वीर कल्लाह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है इनकी छतरी? जल्दी से बताओ। वीर कल्लाह जी की जो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, भैरव पोल के पास में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो वीर कल्लाह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? वीर कल्लाह जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कहाँ पर स्थित है? भैरव पोल के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भैरव पोल के पास में स्थित है। ये देखिएगा, ये मैंने जानकारी आपको लिख दी है। क्लियर हो गया? आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि वीर कल्लाह जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ ले कि वीर कल्लाह जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो क्या जवाब करेंगे? वीर कल्लाह जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? वीर कल्लाह जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? इनकी जो मुख्य पीठ है रनेला गांव सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? रनेला गांव। अब ये रनेला गांव कहाँ पर आता है? ये रनेला गांव आता है सिरोही में। कहाँ आता है? सिरोही में। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि वीर कल्लाह जी की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, तो रनेला गांव है। रनेला गांव कहाँ पर आता है? सिरोही में। चलिए, आपसे पूछ ले कि वीर कल्लाह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो क्या जवाब करेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भैरव पोल के बिल्कुल निकट स्थित है। चलिए, वीर कल्लाह जी का जन्म कहाँ पर हुआ, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो क्या राइट करेंगे? सामणिया गांव में हुआ था। कहाँ पर आता है? मेड़ता नागौर में आता है। चलो, वीर कल्लाह जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। चलिए, वीर कल्लाह जी को और किस नाम से जाना जाता है? इनको चार हाथ वे दो सिर वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनके मुख्य पीठ कहाँ पर है? रनेला गांव सिरोही के अंदर स्थित है। प्रमुख तीर्थ स्थल इनका कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? सामलिया गांव डूंगरपुर में है। तो बिल्कुल वीर कल्लाह जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है कहाँ पर है? सामलिया गांव डूंगरपुर में। तो सामलिया गांव डूंगरपुर प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस में आपको ये जितने भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, बिल्कुल आप इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। तब तक जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं। नागौर जिले के प्रमुख मेले की बात कर रहे हैं, और उसमें हम प्रमुख पर्यटक स्थल में बात कर रहे हैं पांचवा, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीर कल्लाह जी का मेला। बिल्कुल, वीर कल्लाह जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है? सामणिया गांव के अंदर हुआ है, मेड़ता नागौर में आता है। ठीक है, वीर कल्लाह जी को किसका अवतार माना जाता है? इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। चलिए, वीर कल्लाह जी को और किस नाम से जाना जाता है? इनको चार हाथ और दो सिर वालों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए,
वीर कल्ला जी की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? वीर कल्ला जी की जो मुख्य पीठ है रनेला गांव सिरोही के अंतर्गत आती है। चलिए, वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, भैरव पोल के निकट स्थित है। चलिए, सामलिया गांव डूंगरपुर, बिल्कुल सामलिया जो गांव है डूंगरपुर में आता है, वहां पर वीर कल्ला जी का प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉपी कर लीजिए आप। अब बात करते हैं जाम्बोजी। चलिए, जाम्बोजी भी कहाँ से संबंधित है? जाम्बोजी का जन्म हुआ था नागौर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? नागौर के अंदर हुआ था। तो जाम्बोजी भी नागौर से संबंधित है। जाम्बोजी, जाम्बोजी बिल्कुल लोक देवता जाम्बोजी का संबंध है वो भी नागौर से है। तो आपको पता होगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर के अंतर्गत हुआ था। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आप, बिल्कुल लिख लीजिएगा। जाम्बोजी का जन्म, जाम्बोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ। पीपासर नागौर में हुआ। बस आपको ज़्यादा बड़ा इसका प्रश्न नहीं पूछेगा, छोटा प्रश्न ही पूछेगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, चार भुजा का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 7वां नंबर आता है। चार भुजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? चार भुजा का मंदिर, आप मुझे बताइए चार भुजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार भुजा का जो मंदिर स्थित है मेड़ता नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेड़ता नागौर में स्थित है। मेड़ता नागौर में स्थित है। चलिए, प्रश्न आता है कि राजस्थान में चार भुजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो चार भुजा का मंदिर स्थित है मेड़ता नागौर में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर मीरा संग्रहालय भी स्थित है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मीराबाई संग्रहालय कहाँ पर है? मीराबाई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या जवाब करेंगे? मीराबाई जो संग्रहालय स्थित है वे नागौर मेड़ता में स्थित है। तो हम राइट करेंगे मेड़ता नागौर को। बिल्कुल, मीराबाई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेड़ता नागौर में स्थित है। कॉपी करते जाना भैया। चलिए, आपसे पूछ ले कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो क्या राइट करोगे? बता सकते हो क्या मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? सभी स्टूडेंट बताइएगा, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुड़की गांव। और कुड़की गांव कहाँ पर आता है? कुड़की गांव आता है कहाँ पर? पाली में आता है। कहाँ पर आता है? कुड़की गांव आता है पाली में। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? कुड़की गांव पाली में हुआ था। चलिए, जब मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था, लेकिन इनका जो बचपन है ना वो मेड़ता में बीता था। कहाँ पर बीता था? मेड़ता में बीता था। चलिए, मेड़ता में क्यों बीता? कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई इनका बचपन का जन्म मेड़ता में क्यों बीता था। तो क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह, रतन सिंह मेड़ता के जहांगीरदार थे। कौन थे? मेड़ता के जहांगीरदार थे। इसलिए मेड़ता में ही वे निवास करते थे, मेड़ता में ही रहते थे। इसलिए मीराबाई का जो बचपन है वो मेड़ता के अंदर ही बीता था। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि मीराबाई की शादी किसके साथ हुई थी, तो आप इसका क्या जवाब करेंगे? तो मीराबाई की जो शादी थी महाराणा सांगा के जो पुत्र थे उनके साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मीराबाई का जो विवाह हुआ था महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि मीराबाई को जहर का प्याला किसने नहीं दिया था, तो मीराबाई को जो जहर का प्याला दिया था विक्रमादित्य ने दिया था। किसने दिया था? विक्रमादित्य ने दिया था। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब अपन प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ेंगे, मीराबाई को पढ़ेंगे, तो उसमें मैं और आपको डिटेल से समझा दूंगा। इनका जन्म का डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका विवाह किनके साथ हुआ था, वो सारे अपन वहां बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, आप कॉपी कर लीजिए इसकी। चलिए कर लिया भैया कॉपी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नागौर के अंदर नवल संप्रदाय की। अब 8वें नंबर पर हम पढ़ेंगे नवल संप्रदाय। चलिए,
नवल संप्रदाय। देखिए इसका नाम आपने सुना होगा। नवल संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह हैं नवलदास जी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नवल संप्रदाय के जो संस्थापक है कौन है? नवलदास जी। इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? इनकी जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में। देखिए यहाँ जो छोटे प्रश्न है उनको छोटे स्तर पर बात करेंगे, जो बड़े प्रश्न है उनको बड़े स्तर पर बात करेंगे। कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन जब एग्जाम आएगा वो मिस नहीं होगा, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए आप। बात करते हैं 90 नंबर की, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। 90 नंबर की बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय। 9वां नंबर आ रहा है, वो आ रहा है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। चलिए इसके बारे में जो प्रश्न पूछते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली बता रहा हूं, कॉपी करते चले साथ के साथ। आपको प्रश्न पूछ ले कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो इनके जो संस्थापक है वह है हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी है। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है कि कलयुग का, राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि किनको कहा जाता है, तो बिल्कुल इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इनको कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी है, इनको कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? इनकी जो प्रधान पीठ है वो गाडा नागौर के अंदर है। इनकी जो प्रधान पीठ है वे हैं गाडा नागौर में। कहां पर है? गाडा नागौर में। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि इनका मेला कब लगेगा। आपसे अगर पूछ ले तो इनका जो मेला है वो फाल्गुन माह में लगता है, एकम से लेकर 11 तक। तो इनका मेला कब लगता है? इनके जो मेले का आयोजन किया जाता है, इनके जो मेले का आयोजन किया जाता है वो क्या जाता है? अच्छा दिख तो रहा ना सबको? आप बताइए सबको दिख रहा क्या? फाल्गुन माह की एकम से लेकर 11 तक। फाल्गुन माह की एकम से लेकर, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनके मेले का आयोजन फाल्गुन माह की एकम से 11 तक लगता है। तो देखिएगा हम बात करते हैं नवल संप्रदाय की। नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नवलदास जी है। कौन है इनके संप्रदाय? नवलदास जी है। चलिए इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? इनकी जो प्रधान पीठ है वे जोधपुर में स्थित है। आपसे पूछ ले कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। और इनके हरिदास जी को किस नाम से जाना जाता है? इनको कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रधान पीठ गाडा नागौर के अंदर स्थित है। इनका जो मेला बढ़ता है फाल्गुन माह के एकम से लेकर 11 तक बढ़ता है। आप कॉपी कर लीजिए सबसे पहले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चतुरादास जी का मंदिर। बिल्कुल आपसे पूछ ले कि चतुरादास जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपने नाम सुना होगा बूटाटी गांव। कहाँ पर है? बूटाटी गांव। बूटाटी गांव क्यों फेमस है? सबको पता होगा। बूटाटी गांव बहुत ज़्यादा फेमस है, मेड़ता नागौर में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लकवे का अगर शिकार हो जाता है या किसी व्यक्ति में लकवा आ जाता है तो अगर यहाँ पर चतुरादास जी के मंदिर में चला जाता है तो बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चतुरादास जी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये बूटाटी गांव, ये बूटाटी गांव नागौर के मेड़ता में स्थित है, के मेड़ता में स्थित है। बिल्कुल के मेड़ता में स्थित है। लिख लीजिए जल्दी से। बिल्कुल क्यों फेमस है? लकवे रोग का
निदान के लिए, लकवे रोग के निदान के लिए ये धाम प्रसिद्ध है, ये धाम प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया बात करते हैं, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आता है 11वां नंबर, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? आप मुझे बताइए, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? अमर सिंह की छतरी नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर में। अच्छा, अमर सिंह की छतरी कितने खंभों पर बनी है? ये प्रश्न पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 16 खंभों पर बनी है। कितने खंभों पर बनी है? 16 खंभों पर अमर सिंह की छतरी बनी है। चलिए बात करते हैं लाछा गुजरी की छतरी। लाछा गुजरी की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? ये भी नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भी नागौर में स्थित है, परबतसर में। चलिए लाछा गुजरी कौन थी? आपको पता होगा तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल दे की जो सहेली थी वो थी लाछा गुजरी। आपको पता होगा भगवान श्री तेजाजी महाराज जब अपने ससुराल जाते हैं तो उसी दिन लाछा गुजरी की जो गाय हैं मेर जाति के मीणा चुरा कर ले जाते हैं। जब ये बात लाछा गुजरी को पता चलती है तो लाछा गुजरी तुरंत भगवान तेजाजी महाराज से एक विनम्र निवेदन करती हैं कि मेरी जो गाय है मेर मीणाओं चुरा कर ले गए। तब भगवान तेजाजी मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने जाते हैं और संघर्ष करते हैं, युद्ध होता है और वापस छुड़ाकर मेर मीणाओं से गाय लेकर आ जाते हैं। जब मेर मीणाओं से गाय छुड़ाकर वापस वे लेकर आ जाते हैं तो उस दौरान लाछा गुजरी भगवान तेजाजी महाराज से कहती हैं कि मेरा एक बछड़ा मेर मीणाओं के पास रह गया था। जब ये बात तेजाजी को पुनः पता चलती है तो तेजाजी पुनः मेर मीणाओं के पास वे बछड़ा लेने जाते हैं। तब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक फिर युद्ध होता है। वे बछड़ा तो लेकर आते हैं लेकिन बीच में जब जाते हैं तो सेधरिया के निकट, जो ब्यावर के अंदर सेधरिया गांव है, वहां पर उन्होंने एक सांप को जलते हुए देखा था। ऐसा माना जाता है कि जब वे सांप को बाहर निकाल लिया था तो सांप ने उनको वरदान दिया था कि आप मेरी जून छूट रही थी और आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? तो बोला कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि अभी मैं मेर मीणाओं के पास जाना है मुझे, और बछड़ा वहां से लेकर मुझे लाछा गुजरी तक पहुंचाना है, और उसके बाद मैं आपसे एक वचन देता हूं, पुणे में आपके पास आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। फिर तेजाजी भगवान जाते हैं मेर मीणाओं के पास, वे बछड़ा छुड़ाकर पुणे लाछा गुजरी को सौंप कर आते हैं, और उसके बाद जब उनका शरीर पूरा खून से लथपथ हो जाता है, उसके बाद वे जाते हैं पुणे उस सांप के पास सेधरिया गांव में। तब सांप ने उनको कहा था कि आपका शरीर तो पूरा खून से लत और पथ है, यानी पूरी तरह से खून से भरा हुआ है, तो मैं इस पे कहाँ डसूंगा? तो भगवान तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरे शरीर का एक अंग है जहां आप डस सकते हैं, वह है जीभ। तो फिर बाद में उस सांप ने तेजाजी महाराज की जीभ को डसा था। कहाँ पर? सेधरिया गांव में डसा था। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न आता है। बस लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपसे प्रश्न पूछ ले तो नागौर में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। आप आज पढ़ाया था, आप बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है, उनमें तेजाजी महाराज है, उसकी बिल्कुल मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा।